बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास। इसके पहले आप लोग संधि को पढ़े थे। संधि के विषय में जान गए होंगे कि जहाँ दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वहीं दो समासिक शब्दों के मेल की क्रिया को समास कहा जाता है। यानी दो शब्दों के मेल से समास बनता है और ये दो शब्दों के मेल से नया शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। परिभाषा के रूप में जानते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बने शब्द नए पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे सोने का कमरा, ये समास विग्रह है और समासिक पद है शयन कक्ष। सोने का कमरा यानी शयन कक्ष। समास में समास विग्रह, समास और समस्त पद, तीन चीज है। तो सबसे पहले जानते हैं समास विग्रह क्या है। शब्द समूह को संकुचित रूप से प्रस्तुत करके समास भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, परंतु जब इन समासिक पदों को फिर से अलग किया जाता है तब यह क्रिया समास कहलाती है। जैसे सेनापति, सेना का पति, ये सेनापति समस्त पद है, सेना का पति समास विग्रह है। और इसके बाद ये जानते हैं कि समास के कौन सा भेद है। तो समासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। और समास के अब जानते हैं तीसरा कि समास के भेद। समास विग्रह जान गए, समासिक पद जान गए, अब जानते हैं समास के कितने भेद हैं। समास के मुख्यतः समास दो पदों के मेल से बनता है। इसमें शाब्दिक अर्थ का पर बल जिस पद पर अधिक पड़ता है उसे प्रधान पद कहा जाता है, और जिस पर बल कम पड़ता है उसे गौण पद कहते हैं। यानी समास के लिए दो पद होता है, पहला प्रथम पद और दूसरा गौण पद। समास के अंतर्गत कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा, और कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। इन तथ्यों के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। तो समास में 6 समास है, जिनमें किसी में पहला पद की प्रधानता होती है, किसी में दूसरे पद की, किसी में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो किसी में अन्य विशेष पद की प्रधानता होती है। सबसे पहले जानते हैं समास का भेद का पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास में प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय अविकारी, अव्यय जानते हैं अविकारी, जिस शब्द में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण है प्रतिदिन, प्रति अव्यय है और दिन यानी प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष। समस्त पद है जैसे आजीवन, जीवन, यहाँ पहला पद आ है और जीवन विग्रह हुआ जीवन पर्यंत। तो अव्ययी भाव समास समझ में आया। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत प्रथम पद गौण और अंतिम पद की प्रधानता होती है। जिस प्रकार अव्ययी समास में पहला पद प्रधान होता है और उसी प्रकार और दूसरा पद क्या अव्यय होता है। प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो, पहला पद प्रधान भी हो अव्यय भी हो तो अव्ययी भाव समास हो गया। लेकिन तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण और अंतिम पद की प्रधानता हो तथा पूर्व पद में कारक का लोप हो और दोनों पदों को मिला दिया जाता है। कारक का लोप हो और उस लोप के कारण दोनों पद को मिला दिया जाता है, जहाँ तत्पुरुष समास होता है। देखते हैं उदाहरण, जैसे विद्यालय, विद्या प्रथम पद हुआ और दूसरा पद आलय। तो यहाँ प्रथम पद गौण यानी विद्या, आलय किसका आलय यानी विद्या का आलय। यहाँ आलय पद गौण है, आलय द्वितीय पद है, यह पद प्रथम पद है, इनकी प्रधानता है, और गौण पद है विद्या ना। प्रथम पद की गौण है और द्वितीय पद प्रधान है।
तो यहाँ तत्पुरुष समास हो गया। अब उदाहरण देखते हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र। एक और उदाहरण देखते हैं, समस्त पद है राजपुत्र और इसका समास विग्रह हो गया राजा का पुत्र। तो यहाँ का जो शब्द है का कारक है, तो तत्पुरुष समास में कर्ता कारक को छोड़कर अन्य सभी कारक का लोप रहता है। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ का संबंध कारक है तो विग्रह में हुआ राजा का पुत्र का संबंध कारक है। तुलसी रचित, यहाँ तुलसी द्वारा रचित, यहाँ तीसरा के द्वारा ये कारक का लोप है। तत्पुरुष समास के भेद में ही आएगा। कारक एवं विभक्ति के दृष्टिकोण से तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है अधिकरण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। कर्ता को छोड़कर अन्य 6 कारक होते हैं, इसमें कारक का लोप होता है। तो एक एक उदाहरण आप लोग पढ़ लेंगे। तीसरा है कर्म कारक। एक उदाहरण देखते हैं, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। करण कारक का एक उदाहरण है हस्तलिखित, हाथ से लिखित, यहाँ से करण कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक चिन्ह के लिए, इसका चिन्ह है के लिए। अतः जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कारक कहते हैं। जैसे देवालय, देवों के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक का चिन्ह है से, जो अलग होने के अर्थ में होता है। अतः जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धनहीन, धन से हीन समस्त पद है। कर्महीन समास विग्रह है कर्म से हीन, यहाँ अलग होने के अर्थ में यानी प्रयुक्त हुआ है। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की होता है। अतः जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष कारक समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, यहाँ की, के का संबंध कारक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह में तथा पर होता है। अतः जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हाथी सवार, हाथी पर सवार समस्त पद है। हाथी सवार और विग्रह है हाथी पर सवार, यहाँ पर अधिकरण कारक है। रणवीर, रण में वीर, यहाँ में अधिकरण कारक का चिन्ह है तो समास विग्रह हुआ रण में वीर। अगला है कर्म कारक कर्मधारय समास। ये हुआ तत्पुरुष समास के भेद। अब अगला देखते हैं कर्मधारय समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पद प्रायः उपमेय एवं उपमान होते हैं, अर्थात जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कहीं कहीं पर यही क्रम उल्टा भी हो जाता है, जैसे उपमान और उपमेय में होता है। तो इसका उदाहरण है पीतांबर, पीत यानी पीला ये विशेषण है, अंबर यानी वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, यहाँ पीला उपमेय है और वस्त्र उपमान है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा यहाँ विशेषण है। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो ये इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य, कभी कभी विशेष्य और विशेषण दोनों होता है। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, किंतु दोनों पदों को जोड़ने वाले शब्द का संयोजक लोप होता है। यानी कि जैसे इस द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता, सीताराम, दिन रात,
यहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर और शब्द जुड़ने वाला और शब्द प्रयोग होता है। जैसे सीताराम सीता और राम, दिन रात दिन और रात। ये तो हुआ द्वंद्व समास। अगला देखते हैं पांचवा समास क्या है, द्विगु समास। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। जिसे उदाहरण देखते हैं, पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। इसमें पहला पद 5 है और अमृतों का समूह। इस समास को विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है विग्रह के लिए। जैसे सप्तर्षि, सप्तर्षियों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। अब छठवां समास है बहुब्रीहि समास। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा। इसमें विशेष अन्य पद की प्रधानता होती है, विशेष व्यक्ति की प्रधानता होती है, विशेष की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, दशानन, यहाँ 10 और आनन, 10 मुख वाला अर्थात रावण, यहाँ विशेष रावण है, तो इनकी प्रधानता होती है। जिन्हें रावण को दशानन के शब्द से संबोधित किया जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, यहाँ लंबोदर श्री गणेश जी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, अन्य किसी लंबे उदर वालों के लिए नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, षडानन, षड यानी 6 मुख वाला अर्थात कार्तिकेय, इनका मुख 6 है। तो समास का क्या महत्व है, समास बनाने हेतु परसर्गों तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पदों के स्थान पर छोटे पद बन जाते हैं और भाषा में भी सरलता, स्पष्टता और मार्मिकता व्याप्त हो जाती है। यही समास का महत्व है। तो आए समझ में आप लोग को समास क्या है। तो शब्दों के मेल को से एक जब नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के विग्रह क्या है, समास को अलग अलग करना विग्रह है। समस्त पद और समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं और 6 भेद को परिभाषित कर दिया। आशा आप लोग को समझ में आया होगा।